बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जो हाल ही में कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया गया है। यानी कानपुर यूनिवर्सिटी ने अपना पेपर एमसीक्यू मोड में करवाया है। तो ये पेपर जो है वो एमसीक्यू मोड का क्वेश्चन पेपर है, जो कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया गया है। जिन लोगों का पेपर एमसीक्यू मोड में होना है, जिन यूनिवर्सिटी का पेपर एमसीक्यू मोड में होना है, जैसा कि मैं बात कर लूँ आपके भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की और आगरा यूनिवर्सिटी की बात कर लूँ, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बात कर लूँ, तो इनका जो पेपर होने वाला है वो एमसीक्यू मोड में होने वाला है। तो ऐसे छात्र छात्राएं जिनका पेपर एमसीक्यू मोड में होना है, उनके लिए आज की ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है जूलॉजी का। ये से मान लीजिए कि यहाँ से आपके जो प्रश्न पत्र में रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे वो 35% क्वेश्चन आपको इस प्रश्न पत्र से मिलेंगे। तो आप पूरा का पूरा क्लास इसको देखिए और इनके जो प्रश्न हैं उनको तैयार करने का प्रयास करिए। जो कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं वो अपना आंसर की मिलाते रहेंगे, यानी कि एक प्रकार से कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का आंसर की है। ठीक है, चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको पता है रोज़ रात 8 बजे आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री की क्लास चलती है, जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हों, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ पढ़ने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा दोस्तों। पीडीएफ यानी कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर के एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट, स्टडी चैनल फर्स्ट। ठीक है, आप वहां से ज्वाइन कर पाएंगे और वहां से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जो पहले भी क्लास होती हैं उनके बारे में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये है बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो हाल ही में भी आयोजित किया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू मोड में ये पेपर कराया गया है। एमसीक्यू मोड में जो प्रश्न पत्र बनेगा वो बनेगा 100, मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो आपके 100 होंगे। ठीक है, और आपको समय कितना मिलेगा? आपको समय मिलेगा 1.5 घंटे का। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है, और आपको इसको करने के लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है नंबर 2, आप देखेंगे इस प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्न के उत्तर परीक्षार्थी द्वारा दिए जाना है। देखिए 100 प्रश्न दिया है, इसमें से आपको केवल और केवल 75 प्रश्न का उत्तर दिया जाना है। जिस उत्तर को आप सही या उचित समझ सकें, अपने उत्तर यानी कि OMR सीट पर नीले या काले रंग के पेन से गोला को पूरा फिल करें। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कानपुर यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न तो आ रहे हैं, लेकिन आप सबको पता है कि आपका जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है, लेकिन 25 नंबर आपके क्या हैं? 25 नंबर आपके जो हैं ये दिए गए हैं आंतरिक बाह्य मूल्यांकन से, यानी कि 25 नंबर आपको प्रैक्टिकल से और 75 नंबर आपको दिए जाएंगे थ्योरी के। तो ये 100 प्रश्न तो हैं, लेकिन इनमें से 75 का करना है और एक एक नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है, ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, द RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन। RNA एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आपको बताना है कि जो RNA है और प्रोटीन है उनका संश्लेषण क्या होता है। तो जो RNA और प्रोटीन का संश्लेषण होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है G1 फेज में। किस में होता है? G1 फेज में। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है आपसे, पूछा क्या गया है, कियास्मेटा का निर्माण दौरान होता है। कियास्मेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, यानी कि कियास्मेटा का निर्माण किसके दौरान होता है? पहला है पूर्वावस्था फर्स्ट, दूसरा है मध्यावस्था फर्स्ट, सी दिया गया है पाश्चावस्था और डी दिया गया शीर्षा अवस्था। आपको बताना है इनमें से सही आंसर क्या है। तो
जो कियास्टामेटा है, कियास्टामेटा का निर्माण जो होता है प्यारे दोस्तों, वो पूर्वावस्था फर्स्ट के दौरान होता है। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, जिनका क्वेश्चन पेपर जिन्होंने सॉल्व किया है वो अपना आंसर की नोट करते रहेंगे, और जिन्होंने अभी पेपर नहीं दिया है, जिनका पेपर होना है, वो सभी लोग इस प्रश्न को देते रहेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हाउ मनी डॉटर सेल आर द प्रोड्यूस बाय म्यूसिस। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितनी सतत कोशिकाएं बन सकती हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो सतत कोशिकाएं हैं वो कितनी बन सकती हैं, वो बन सकती हैं 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सतत कोशिकाएं 4 बन सकती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 4 नंबर प्रश्न पूछा गया, रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल विच वन इज करेक्ट। कोशिका चक्र के अनुक्रम के संबंध में कौन सा सही है। तो आपको बताना है कोशिका चक्र के अनुक्रम में सही संबंध। तो इसका जो सही संबंध हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा G1 S एंड G2। तो इस प्रकार ऑप्शन आप देखेंगे सी नंबर ऑप्शन G1 एंड G2 एंड M, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाउ मनी मिटोटिक डिवीजन आर नीडेड फॉर ए सिंगल सेल टू मेक 128 सेल। एक कोशिका के 128 कोशिका बनाने के लिए कितनी समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो एक कोशिका से 128 कोशिका बनाने के लिए जो समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी वो होगी प्यारे दोस्तों 7, यानी कि 7 समसूत्री विभाजन की आवश्यकता है 128 कोशिका के निर्माण करने के लिए। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेड बाय ए पेयर ऑफ नेट हीमोग्लोबिस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। यानी कि एक सजातीय गुणसूत्र के युग्म के फलस्वरूप बने युग्म जोड़े को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अक्षण तंतु, दूसरा दिया गया है मध्य प्लेट, सी दिया गया है काइनेटोकोर, और दिया गया डी नंबर द्विसंयोजी। तो आपको बताना है 6 नंबर प्रश्न का आंसर। तो 6 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, 6 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा द्विसंयोजी। राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है क्रॉसिंग ओवर लाभदायक है क्योंकि यह लाता है। क्रॉसिंग ओवर लाभदायक है क्योंकि यह क्या प्रदान करता है। पहला दिया गया वायलेशन, दूसरा दिया गया है लिंकेज, तीसरा दिया गया है इनब्रीडिंग, और डी दिया गया है स्टेबिलिटी। यानी कि क्रॉसिंग ओवर लाभदायक है क्योंकि ये विभिन्नता लाता है, या सहलग्नता लाता है, या आंतरिक प्रजनन लाता है, या स्थिरता लाता है। आपको आंसर करना है 7 नंबर प्रश्न का। तो 7 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विभिन्नता। यानी कि क्रॉसिंग ओवर लाभदायक है क्योंकि ये विभिन्नता लाता है। क्रॉसिंग ओवर लाभदायक है क्योंकि ये क्या लाता है, भिन्नता लाता है, विभिन्नता लाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिस इज एन इंट्रासेलुलर मैसेंजर ऑफ एप्टोसिस। यानी कि ये कोशिका की मौत का एक बाह्य संदेश वाहक है। इसमें से कौन कोशिका का मौत का एक बाह्य संदेश वाहक है। 8 नंबर प्रश्न। तो इसका आंसर करेंगे, ऑप्शन ए दिया गया है ट्यूमर प्रेग्नल कारक, बी दिया गया है सेरीन, और सी दिया गया है अतुलिपीकरण अवरोधक, और डी ऑप्शन दिया गया है राइबोजाइम। तो कोशिका की मौत का एक बाह्य संदेश वाहक जो होता है वो होता है दोस्तों ट्यूमर प्रगलन कारक, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है,
दिस इज द कंसल्टेड विद द इंट्रिंसिक पैथावे ऑफ एप्टोसिस। यह एप्टोसिस के आंतरिक मार्ग से संबंधित है। इनमें से कौन सा एप्टोसिस के आंतरिक मार्ग से संबंधित है आपको बताना है। क्या एप्टोक्रोम डी या साइटोक्रोम सी या साइटोक्रोम बी या साइटोक्रोम ई, आपको बताना है। ये चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा पहले प्रश्न के सापेक्ष में। 9 नंबर का आंसर आप सभी लोग करेंगे। चलेंगे 9 नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा साइटोक्रोम सी। एप्टोसिस के आंतरिक मार्ग से संबंधित है साइटोक्रोम सी। इस प्रकार से 9 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है द सेल ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट्स एक्टिविटी इन एनिमल एप्टोसिस। यह कोशिकांग जंतु के कोशिका में सक्रिय रूप से भाग लेती है। इनमें से कौन सी कोशिका जंतु कोशिका इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो सक्रिय रूप से कोशिका जंतु कोशिका में सक्रिय रूप से भाग लेती है। ठीक है, आपको बताना है 10 नंबर का आंसर। तो 10 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक कोशिकांग जंतु कोशिका में सक्रिय रूप से भाग लेती है। तो इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। जितने लोग ने इस प्रकार का आंसर किया है वो सभी लोग आंसर नोट करते रहेंगे और लास्ट में बताएंगे कि हमने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, लास्ट में जब आपका सेशन समाप्त हो जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, चैट सेशन में नहीं बताएंगे। देखिए चैट सेशन में आपको जब बताते हैं तो लाइव जब सेशन खत्म हो जाता है तो चैट नहीं दिखता, लेकिन जब आप कमेंट करते हैं तो कमेंट जब हम चेक करते हैं सभी का कमेंट तो आपको वहाँ पर दिख जाता है आपका कमेंट, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए अब इसमें पूछा गया है विच सेल कैन नॉट बी किल्ड एप्टोसिस। कौन सी कोशिका एप्टोसिस द्वारा नहीं खत्म की जा सकती है। इनमें से कौन सी कोशिका जो है वो एप्टोसिस द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो इनमें से पहला तो दिया गया है प्रतिरक्षा कोशिका, दूसरा है बी नंबर DNA क्षरण के साथ कोशिका, सी दिया गया है कैंसर कोशिका, डी दिया गया है विषाणु से संक्रमित कोशिका। दोस्तों तो इसमें पहला तो प्रतिरक्षा कोशिका ये तो कैंसिल हो जाएगी, ये नहीं हो सकती। DNA के साथ ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, कोशिका कैंसर कोशिका, देखिए इनमें से एप्टोसिस द्वारा जो खत्म नहीं किया जा सकता है वो है कैंसर कोशिका। क्या हो जाएगा, कैंसर कोशिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विषाणु से संक्रमित कोशिका ये जो है कोशिका एप्टोसिस द्वारा खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसमें से जो कैंसर कोशिका है वो नहीं खत्म किया जा सकता है। तो 11 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है 12 नंबर प्रश्न सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया कहलाती है। सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया क्या होता है। द एक्टिव सेल डेथ प्रोसेस इज कॉल्ड। चलिए आंसर करेंगे। ए दिया गया है प्रगलन, बी दिया गया है विश्लेषण, सी दिया गया है एप्टोसिस, डी दिया गया है बुढ़ापा। चलिए 12 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 12 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एप्टोसिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 12 का। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। 13 नंबर पूछा गया है द ब्लड ग्रुप ओ कंटेन विच एंटीजन। रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीजन होता है। रक्त समूह ओ में एक रक्त समूह है, पूछा गया है रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीजन होता है, ओ, बी या ए बी। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, आंसर करेंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीजन होता है, ओ नहीं होता है, बी नहीं होता है और ए बी दोनों नहीं होता। तो इनमें से हो जाएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ कंटेन विच एजेंट, तो एंटीजन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना तो ओ में पाया जाता है, ना बी में पाया जाता है, ना ए बी में पाया जाता है। तो इनमें से किसी में नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न पूछा क्या गया है, पूछा गया है केमिकली रिसेप्टर्स आर, रासायनिक रूप से रिसेप्टर्स हैं।
रासायनिक रूप से रिसेप्टर्स हैं? पहला दिया है लिपिड, बी दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, सी दिया गया है न्यूक्लिक अम्ल और डी दिया गया है प्रोटीन। तो जो रासायनिक रूप से रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोटीन। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करेंगे अगला प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंसुलिन रिसेप्टर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंसुलिन ग्राही एक उदाहरण है। तो इंसुलिन ग्राही जो एक उदाहरण है वो किसका है? ये है सर्पेटाइन ग्राही का। इंसुलिन ग्राही एक उदाहरण है सर्पेटाइन ग्राही का। राइट आंसर हो जाएगा सर्पेटाइन रिसेप्टर्स का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 15 का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बहुत मेहनत करके मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग का फ़र्ज़ है वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी की क्लास नियमित संचालित की जाएगी, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत रहिए। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा जी प्रोटीन युग्मग्राही नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जी प्रोटीन युग्म नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लाइसिन ग्राही, दूसरा दिया गया है एडन जिर्क ग्राही, सी दिया गया है ग्लूटामेट ग्राही और डी दिया गया है मस्कराइनिक ग्राही। 16 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो 16 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लाइसिन ग्राही। ग्लाइसिन रिसेप्टर जो है हो जाएगा, यानी कि ये जो है जी प्रोटीन युग्म में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? द फर्स्ट ग्रेट जेनेटिस्ट वाज। प्रथम श्रेणी के महान अनुवांशिक विद थे। तो जो प्रथम श्रेणी के महान अनुवांशिक थे वो थे मेंडल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, ए कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड इज कॉल्ड। एक वर्ण लक्षण जो संकर में अपने व्यक्त करता है क्या कहलाता है? 18 नंबर प्रश्न। एक वर्ण लक्षण जो संकर में अपने व्यक्त करता है कहलाता है। ए दिया गया है डोमिनेंट यानी प्रभावी, बी दिया गया है अप्रभावी, सी दिया गया है सहप्रभावी और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे तो 18 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा, एक वर्ण लक्षण जो संकर में अपने व्यक्त करता है वो कहलाता है प्रभावी। ठीक है, डोमिनेंट कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब उसका 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द टर्म ऑफ एलोमार्फिक इम्प्लाइज, यानी कि 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, शब्द युग्म विलिप्त से तात्पर्य है कोई दो लक्षण, बी दिया गया विपरीत लक्षण वाले जोड़े, या लिंग संलग्न लक्षण, या सामान्य जोड़े वाले लक्षण। तो 19 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी नंबर प्रश्न सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? टेस्ट क्रॉस इज यूज टू। टेस्ट क्रॉस का प्रयोग होता है। 20 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो टेस्ट क्रॉस का प्रयोग कहाँ होता है? तो F1 पीढ़ी विषम युग्मी की जांच में। इस प्रकार से 20 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपके प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में 100 प्रश्न दिए गए हैं, तो इनमें से लगभग 5 प्रश्न दिए जाते हैं पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न का मतलब कितने लोग जानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरक प्रश्न क्या होता है? पूरक प्रश्न का मतलब यह है कि इसका जो आंसर होता है वो लगभग 2 ऑप्शन मैच करता होता है। इसका जो आंसर होता है 2 ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर 5-6 क्वेश्चन, जैसे वो आपकी यूनिवर्सिटी पर है कहीं, लेकिन ये मानकर चलिए 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूरक प्रश्न दिए जाते हैं जिनका आंसर यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है। यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है कि जो यूनिवर्सिटी उसका आंसर मानेगी वही उसका सही होगा। इससे ये होता है कि 100 में कोई 100 ना मिल जाए किसी भी स्टूडेंट को, इसलिए ये पूरक प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, चलेंगे अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं।
21 नंबर प्रश्न, 20 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं। तो 20 प्रश्नों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20 प्रश्नों में से 18 का आंसर सही दिया है? अगर कोई ऐसा छात्र छात्रा है जिन्होंने 20 प्रश्नों में से 18 का आंसर एकदम अभी तक सही दिया है, तो उनका जो पेपर होगा दोस्तों, उसमें से उनको 85 या 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और आप सबको एक चीज़ मैं बता दूं, पेपर में जिन्होंने अपना बुक यानी जिन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ा है, उनका क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा। और जिन्होंने केवल और केवल MCQ की ही प्रैक्टिस की है, उनका ज़्यादातर चांस होता है, ये मानकर चलिए कि 100% में से 50% चांस होता है आंसर गलत होने की। ठीक है। MCQ कैसे तैयार करना है, इसके लिए आप लोगों की कल क्लास होगी जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको MCQ रटना है, तैयार करना है। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वेरियस फॉर्म ए जीन इज कॉल्ड। एक जीन के विभिन्न स्वरूपों को कहा जाता है। पहला दिया गया है जीनोटाइप, बी दिया गया है फिनोटाइप, सी दिया गया है युग्मज, डी दिया गया है युग्म विकल्पी। तो आपको बताना है 21 नंबर प्रश्न का आंसर। तो 21 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युग्म विकल्पी एलील्स जो है उसका सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनटाइप रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। निम्नलिखित में से मेंडल के एक संकर क्रॉस का जीनोम अनुपात क्या होगा? तो मेंडल के संकर क्रॉस जीनोम का अनुपात जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1:2:1, यानी 1:2:1। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेन प्लांट वाज नॉट यूज बाय मेंडल्स इन द एक्सपेरिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोग में नहीं किया गया है? ये क्वेश्चन मैंने थ्योरी जिस दिन पढ़ाई थी आप लोग को, और जिस दिन मैंने मॉडल पेपर दिया है उस दिन भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था और ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जिन्होंने थ्योरी की क्लास ली थी। पहला दिया गया है बीज का रंग, दूसरा दिया गया है बीज की आकृति, सी नंबर दिया गया है फली की लंबाई, और डी दिया गया है पुष्प की स्थिति। तो इनमें से कौन सा मेंडल के प्रयोग में नहीं है? 23 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे आप सभी लोग। 23 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फली की लंबाई। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में फली की लंबाई नहीं थी, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पॉड लेंथ, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, कप्पा पार्टिकल इंडिकेट। कप्पा कण दर्शाते हैं। तो कप्पा कण क्या दिखाते हैं? कप्पा कण दिखाते हैं कोशिका द्रवी वंशागति। क्या दिखाते हैं? कोशिका द्रवी वंशागति। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज शो बाय। अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित होती है। पहला दिया गया है प्राइमरोज, दूसरा दिया गया है मिराबिलिस में, और सी नंबर दिया गया है हेलिएंथ में, और डी दिया गया है चाइना रोज में। तो आपको बताना है कि अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित होती है। तो ऑप्शन ए है प्राइमरोज, बी दिया गया है मिराबिलिस में, सी दिया गया है हेलिएंथ में, और डी दिया गया है चाइना रोज में। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिराबिलिस में। राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का डी नंबर, सॉरी माफ़ करिएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 26 नंबर पूछा गया है, साइटोप्लाज्मिक इंटरफेरेंस इज ए कोसिक्वेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जीन इन एंड। यानी कि कोशिका द्रव वंशागति, यहाँ पर एक स्थान दिया गया है, जीन की उपस्थिति का परिणाम है। तो कोशिका द्रवी वंशागति जो होगा वो क्या हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कोशिका द्रवी वंशागति जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में जीन का एक उपस्थित परिणाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
26 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज नॉट हेरेडिटरी, निम्नलिखित में से कौन सा विकार अनुवांशिक नहीं है? इनमें से कौन सा विकार अनुवांशिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हीमोफीलिया, बी दिया गया है मोतियाबिंद, सी दिया गया है सिकल सेल एनीमिया और डी दिया गया है वर्णांधता। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी लोग बताइए। चलिए आप लोग को बता देते हैं। 27 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोतियाबिंद। क्या हो जाएगा? 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोतियाबिंद। निम्नलिखित में से कौन सा विकार अनुवांशिकी नहीं है? तो मोतियाबिंद जो है वो विकार अनुवांशिकी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डाउन सिंड्रोम इज, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 28 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28 नोट करेंगे। आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इसका जवाब करेंगे और आपके कमेंट के आधार पर इसका आंसर तय किया जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। चलिए हम अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द टर्नर सिंड्रोम इज, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? चलिए आंसर करेंगे 29 नंबर प्रश्न का आंसर। तो 29 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 45। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है द लॉस ऑफ क्रोमोसोल सेगमेंट इज ड्यू टू, गुणसूत्र खंडों में हानि होती है। पहला दिया गया है बहुगुणन द्वारा, बी दिया गया है न्यूनता द्वारा, सी दिया गया है द्विरावृत्ति द्वारा और डी दिया गया है प्रतिलोमीकरण द्वारा। चलिए 30 नंबर का आंसर करेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुणसूत्र खंडों में जो हानि होती है वो न्यूनता द्वारा होती है। चलेंगे अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है ड्रोसोफिला फ्लाइज with one half of the body male and other half female is referred to as, ड्रोसोफिला मक्खी के शरीर का आधा भाग नर एवं आधा भाग मादा कहा जाता है। देखिए एक मक्खी है जिसका नाम है, क्या नाम है? ड्रोसोफिला मक्खी। तो उसके शरीर का जो आधा भाग होता है वो नर का होता है और आधा भाग मादा का होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गाइनोड्रोमार्फ, बी दिया गया उभयलिंगी, सी दिया गया सुपर मादा और डी दिया गया है इंटरसेक्स। चलिए 31 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 31 नंबर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाइनोड्रोमार्फ, यानी कि जो 31 नंबर क्वेश्चन है यानी कि ड्रोसोफिला मक्खी के शरीर का जिसका भाग आधा नर का होता है आधा मादा का होता है उसको कहा जाता है गाइनोड्रोमार्फ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे सेक्स लिंकेज कैरेक्टर आर, लिंग संलग्न लक्षण, इनमें से लिंग संलग्न लक्षण कौन सा है? पहला दिया गया है डोमिनेंट, बी दिया गया है रिसीसिव, सी दिया गया है लिथाल और डी दिया गया है नॉन इंटरेटेड। यानी कि पहला दिया गया प्रभावी, बी दिया गया है अप्रभावी, सी दिया गया है घातक और डी दिया गया है आनुवांशिकी। यानी कि सेक्स लिंकेज कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट, बी दिया गया है रिसीसिव, सी दिया गया है लिथल और डी दिया गया है नॉट इनहेरिटेड। ठीक है, तो 32 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अप्रभावी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यानी कि आपका जो 33 नंबर प्रश्न
है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। पूछा गया, ए नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड इज मैरिड टू ए नॉर्मल मैन द सन वुड बी। यानी कि एक सामान्य महिला जिनके पिता वर्णांध हैं, उनका विवाह, यानी कि उस महिला का विवाह है वो किसी सामान्य पुरुष से होने पर उसके पुत्र होंगे। तो इसका अर्थ ये है कि एक महिला है जिसके पिता को वर्णांध है, जब उसकी शादी किसी दूसरे पुरुष से होती है, जब उसकी शादी किसी दूसरे पुरुष से हो जाती है, तो जो इन दोनों से उनके बच्चे होंगे तो उनमें वर्णांध की चांसेस कितना होगा। ऑप्शन ए दिया गया है आल नॉर्मल, सभी सामान्य होगा। बी दिया गया है आल कलर ब्लाइंड, सभी वर्णांध होंगे। या सी दिया गया 75% चांस होगा। या डी दिया गया 50% चांस होगा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 50% चांस होता है वर्णांध होने की। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग लिंग संलग्न है? विच डिसीजेस इज जनरली लिंकेज? हीमोफीलिया, पेचिस, प्लेग या तपेदिक? तो 34 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हीमोफीलिया जो है वो लिंग संलग्न रोग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? 35 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो फास्फोरस डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ डीएनए एंड आरएनए। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। पूछा गया है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HIV कैन एक्सप्रेस थ्रू। HIV किसके माध्यम से फैलता है? तो HIV किस माध्यम से फैल सकता है? क्या जल साझा करने से, यानी कि पानी साझा करने से? एक गिलास में पानी रखा है और आपने पी करके रख दिया, जिसको एड्स है यानी कि HIV है, ठीक है, तो उसने अगर रख दिया, ठीक है, HIV के संक्रमित रोगी ने अगर उस पानी को पी लिया, अगर दूसरा कोई व्यक्ति पानी पी लेता है तो क्या उससे उसके अंदर रोग फैलने की चांसेस हैं? या सांस लेने से, कि उसने सांस छोड़ा, अगर आप उसके पास बैठे हैं तो सांस लेने से भी हो सकता है। या सी नंबर दिया गया, सुई साझा करने से, यानी इंजेक्शन सिरिंज जो है उसको, एक सिरिंज जिसके पास HIV है उसमें लगा हुआ था, उसको मतलब उपयोग किया गया था, और वही आपके शरीर में जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके शरीर में हो जाए तो उसके चांसेस रहेंगे। या किसिंग के यानी चुंबन से, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं, इसमें डी नंबर ऑप्शन जो है उसमें लगभग ये मानकर चलिए कि 10% चांसेस बन सकते हैं। और यहाँ पर जो जल साझा करना है यहाँ से भी 10% चांसेस बन सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चांस बनता है वो ऑप्शन नंबर सी से बनता है, सुई साझा करने से। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। वैसे ये क्वेश्चन पूरक प्रश्न है दोस्तों, ये पूरक प्रश्न दिया गया है। ये आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है कि इसका आंसर क्या मानती है यूनिवर्सिटी, लेकिन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ वायरल डिसीजेस? इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विषाणु जनित रोग है? इनमें से आपको बताना विषाणु जनित रोग कौन है। ए दिया गया है रिंग वार्म एड्स, बी दिया गया है पेचिस और जुखाम, सी दिया गया है एड्स, डी दिया गया है टाइफाइड और तपेदिक। चलिए आंसर करेंगे 38 नंबर प्रश्न का। तो इनमें से रिंग वार्म एड्स जो है वो एक विषाणु जनित रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, तपेदिक होने का कारण क्या है? तपेदिक होने का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कुपोषण? तपेदिक होने का क्या कारण है? 39 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे।
तो 39 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके 39 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीवाणु यानी बैक्टीरियम। तपेदिक होने का कारण है जीवाणु। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका 39 नंबर प्रश्न है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मेनिनजाइसिस संदर्भित करता है मस्तिष्क की सूजन, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका की रुकावट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ऑप्शन ए दिया गया है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, सी दिया गया ब्लॉकिंग इन नर्व्स, बोथ ए एंड बी। तो 40 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क की सूजन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है आपसे क्लोरोक्विन का प्रयोग उपचार के लिए किया जाता है। क्लोरोक्विन का यानी क्लोरोक्विन इज यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, टिटनेस, कैंसर या एड्स। आपको बताना है कि क्लोरोक्विन का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है, मलेरिया के उपचार में या टिटनेस के उपचार में या कैंसर के उपचार में या एड्स के उपचार में। तो 41 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लोरोक्विन का जो प्रयोग होता है वो मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। इस प्रकार से 41 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 42 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मलेरिया एक कॉमन डिसीजेस वर्ल्ड वाइड इन द केसेस बाई ए। मलेरिया पूरे विश्व में होने वाली बीमारी है या किसके कारण होती है, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से या हेलिमेंथीस से। चलिए 42 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। मलेरिया एक कॉमन डिसीज है वर्ल्ड वाइड इन द केस बाई ए। तो मलेरिया पूरे विश्व में होने वाली बीमारी है, ये जो होती है वो प्रोटोजोआ से होती है। किससे होती है, प्रोटोजोआ से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। 43 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है ट्रिपैनोसोमियासिस या ट्रिपैनोसोमा द्वारा होता है, इनसे मनुष्य में पहुंचती है। तो इसमें घरेलू मक्खी या सीसी मक्खी या फल मक्खी या मे मक्खी। 43 नंबर प्रश्न, तो जो 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीसी मक्खी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, टीसेस टी फ्लाई हो जाएगा, यानी कि सीसी मक्खी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत करके मैं आप सबके लिए लगातार आपसे के साथ मेहनत किए जा रहा हूँ। आप सबको मैंने केमिस्ट्री का भी सॉल्व पेपर दे दिया है, मॉडल पेपर भी दे दिया है, केमिस्ट्री के अधिकांश टॉपिकों का डिस्कशन भी कर दिया है। अभी रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, जहां पर आज हम सॉल्व करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। आप सभी लोग लाइव आना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलें 44 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे। 44 नंबर प्रश्न दिया गया है, ऊचेरिया बेनक्राफ्टाई फैलता है। दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है एनीफिलीज मच्छर द्वारा, बी दिया गया है सैंड मक्खी द्वारा, सी दिया गया है सीसी मक्खी द्वारा या डी दिया गया है क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। 44 नंबर प्रश्न का आंसर 44 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, नए पोषक में एस्केसिस के संक्रमण की अवस्था होती है। पहला दिया गया है यूकोचित की अवस्था फर्स्ट, दूसरा दिया गया है भ्रूणीय अवस्था, सी दिया गया है यूकोचित की सेकंड अवस्था और डी दिया गया एक माह बाद का लार्वा। 45 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी लोग करेंगे। तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यूकोचित की सेकंड अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45 नंबर क्वेश्चन का।
अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सेकेंडरी होस्ट ऑफ ट्यूनिया इस, यानी कि टीनिया का द्वितीयक परपोषी है। टीनिया का द्वितीयक परपोषी है। ए दिया गया है सुअर, बी दिया गया है मनुष्य, सी दिया गया है स्नेल, या डी दिया गया है भेड़। पिग, मैन या स्नेल या सीप। 46 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो 46 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टीनिया का द्वितीयक परपोषी जो है वो है सुअर। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, दिया गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंस्टिन इन द कॉमन नेम ऑफ। आतो का क्यों वृद्धि आदमी सामान्य नाम है। आतो का क्यों वृद्ध आदमी सामान्य नाम है। आतो को क्यों वृद्ध आदमी सामान्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ट्राइको मोनास का, या बी दिया गया है जियार्डिया का, या सी दिया गया है वालवाक्स का, या डी दिया गया है नाक्यूनिया का। 47 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो 47 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जियार्डिया का। ठीक है, इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 47 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ऊतकों में एस्पारजिसिस की उपस्थिति को क्या कहते हैं। 48 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एस्पारजिलस इज रिकॉग्निज्ड इन टिश्यू बाय द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि आपको बताना है ऊतकों में एस्परजिलस की उपस्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल से, या बी नंबर दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन दिया गया है स्यूडो हाइफी से, सी दिया गया है सेप्टेट हाइफी से, या डी दिया गया है मुकुलित कोशिका से। तो 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 48 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेप्टेट हाइफी से। तो आंसर नंबर 48 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर इज, आप प्रभावी वंशागत का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर इज, आप प्रभावी वंशागति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एलिबिनिज्म, बी दिया गया है टाइलोसिस, सी दिया गया है पॉलीडक्टाइली, और डी दिया गया है मेरी फैन सिंड्रोम। चलिए आंसर करेंगे 49 नंबर प्रश्न का। तो 49 नंबर प्रश्न का आप सब लोग आंसर करके बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग को देना है। सभी स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 49 नंबर प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप सभी लोग के द्वारा दिया जाना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बताइएगा अपना आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आपके आधार पर दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए आप लोग भी प्रयास करिए इसका आंसर देने का। 50 नंबर प्रश्न दिया गया है कि पॉलीडक्टाइली का कारण होता है। पॉलीडक्टाइली का कारण क्या होता है। पहला दिया गया ऑप्शन नंबर ए प्रभावी वंशागत, बी दिया गया घातक अप्रभावी वंशागत, सी नंबर दिया गया अप्रभावी वंशागत, और डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रभावी वंशागत। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर का ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोजक मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। हु प्रपोज द फ्लड मोजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा झिल्ली का जो द्रव मोजक मॉडल था वो किसने प्रपोज किया था। वो प्रपोज किया था सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन ने। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 52 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ लिविंग सेल। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जीवन कोशिका के अंदर एवं बाहर सामग्री के परिवहन को नियंत्रण करती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सेंट्रोसोम,
बी दिया गया है कोशिका झिल्ली, सी है कोशिका भित्ति और डी दिया गया है राइबोसोम। 52 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो 52 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिका झिल्ली जीवन कोशिका के अंदर एवं बाहर सामग्री के परिवहन को नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार से 52 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है मोस्ट एब्यूंटेड लिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन इस कोशिका झिल्ली में सबसे प्रचुर मात्रा में लिपिड है। ऑप्शन ए दिया गया है फास्फोलिपिड, बी दिया गया है स्टार्च, सी दिया गया है ऑयल और डी दिया गया है सल्फोलिपिड। तो आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली में सबसे प्रचुर मात्रा में लिपिड कौन सा पाया जाता है। 53 नंबर प्रश्न, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा फास्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली में सबसे प्रचुर मात्रा में लिपिड है फास्फोलिपिड। इस प्रकार से 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोकैरियोटिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक्स है। ऑप्शन ए दिया गया फंगी, बी दिया गया वायरस यानी विषाणु, सी दिया बैक्टीरिया और डी दिया गया है प्रोटोजीवी। तो 54 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैक्टीरिया जीवाणु जो हैं वो क्या हैं, इनमें से प्रोकैरियोट्स हैं। तो इस प्रकार से 54 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 55 नंबर प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विशेष रूप से सेव विकसित है, कोशिका की क्रिया विधि में शामिल है। सभी लोग क्वेश्चन को समझ लेंगे। पूछा गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विशेष रूप से सेव विकसित हैं, कोशिका की क्रिया विधि में शामिल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज द स्पेशली सेल डेवलप्ड इन द सेल एक्टिविटी इंजीनियरिंग इज आपको बताना है 55 नंबर प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो 55 नंबर प्रश्न का हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया गया प्रोटीन सिंथेसिस शामिल है, या लिपिड सिंथेसिस शामिल है, या न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण शामिल है, या डी दिया गया स्रावता कार्य। 55 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस। राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 56 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ ए सेल कंसिस्ट ऑफ। एक कोशिका के सहायक ढांचे में होता है सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तनु, ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। 56 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो 56 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक कोशिका के सहायक ढांचे में सूक्ष्म नलिकाएं भी होती हैं, सूक्ष्म तंतु भी होते हैं। तो इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 57 नंबर प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है इम्पोर्टेंट ऑफ द साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इज, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण स्थल हैं। पहला दिया गया है घानी, दूसरा दिया गया लाइसोसोम, सी दिया गया है गोल्जी एपार्टस और डी दिया गया है प्लास्टेड। 57 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी लोग करेंगे। चलिए 57 नंबर प्रश्न का आंसर मैं बता देता हूं आप लोग को। 57 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाल्जी काय। 57 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा गाल्जी काय हो जाएगा, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण स्थल है गाल्जी काय। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 58 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कोशिका का अंतःकंकाल बना होता है। द एंडोस्केलेटन ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ। कोशिका का अंतःकंकाल बना होता है। पहला है सेल वॉल, या बी दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, या सी नंबर दिया गया है साइटोप्लाज्म, या डी दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका भित्ति का, माइटोकॉन्ड्रिया का, कोशिका द्रव का, या अंतः प्रभावी जालिका का।
तो कोशिका का अंतःकंकाल जो बना होता है दोस्तों, वो किसका बना होता है? वो बना होता है अंतः प्रभावी जालिका का। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डिक्टोसोम है। डिक्टोसोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम का एक वर्ग, बी दिया गया है फ्रिंजर अंग का स्थान, सी दिया गया है श्वसन वर्णक और डी दिया गया है पादप कोशिका गाल्जी काय। इस प्रकार से 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी बताइए। तो 59 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पादप कोशिका गाल्जी काय। इस प्रकार से 59 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? द गाल्जी एपार्टस कंसिस्ट, गाल्जी काय उपकरण में होता है डीएनए, आरएनए या फास्फोलिपिड प्रोटीन, एंजाइम एवं विटामिन सी, या डी गया प्रोटीन लिपिड्स प्रोटीन। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो 60 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फास्फोलिपिड प्रोटीन, एंजाइम एवं विटामिन सी। गाल्जी काय में जो होता है वो उपकरण होता है, क्या होता है? फास्फोलिपिड प्रोटीन, एंजाइम एवं विटामिन सी। इस प्रकार से 60 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? पहला दिया गया है सेंट्रियोल, बी दिया गया है डीएनए, सी दिया गया है राइबोसोम और दिया गया है लाइसोसोम। 61 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 61 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम जो है वो कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 62 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है लाइसोसोम कंटेन, लाइसोसोम में होता है, पूछा गया है लाइसोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्रोटीन्स, बी दिया गया है लिपिड्स, सी दिया गया है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डी दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स। तो लाइसोसोम में क्या होता है आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसका आंसर करना है 62 नंबर प्रश्न का। 62 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम में क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं और इस प्रश्न से सभी लोग अवगत होंगे। द सुसाइड वेग ऑफ द सेल इज, कोशिका की आत्महत्या की थैली है। चलिए आंसर करिए सभी लोग। 63 नंबर का सभी लोग जवाब देंगे। तो कोशिका की आत्महत्या की जो थैली है वो किसे कहते हैं? 63 नंबर प्रश्न। तो इसे कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली। इस प्रकार से 63 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ द डाइजेस्टिंग पार्ट ऑफ ओन सेल इज नोन एज, कोशिका के अपने भागों को पचाने की क्रिया कहलाती है। कोशिका को अपने भागों को पचाने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वभोजी, स्वपरीक्षा, बहुभोजी या पिनोसाइटोसिस। 64 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। 64 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वभोजी। स्वभोजी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। 65 नंबर प्रश्न है आपका। 65 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स कंट्रोल द इंटरसर्कुलर डिसीजन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स टेकिंग द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग हाइड्रोलिटिक एंजाइम की मदद से माइक्रोमॉलिक्यूल्स के अंतः कोशिकीय पाचन की नियंत्रित करता है? पहला है प्लास्टेड, बी दिया गया है परऑक्सीसोम, सी दिया गया है लाइसोसोम और डी दिया गया है एक्टिन। तो 65 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 65 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। पूछा गया पीएच ऑफ लाइसोसोम इज, लाइसोसोम का पीएच मान कितना होता है?
मान क्या होता है, कितना नहीं पूछा गया है, क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासी होता है या कोशिका के प्रकार पर निर्भर करता है। तो लाइसोसोम का जो पीएच मान होता है वो अधिक एसिडिक होता है, यानी क्या होता है, हाई एसिडिक होता है। तो इस प्रकार से इसमें एसिडी हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अम्लीय। चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निषेचन के दौरान अंडे में शुक्राणु के प्रवेश में कौन सा अंगक मदद करता है? Which organelles help in the penetration of sperm into the egg during the fertilization? यानी कि निषेचक के दौरान अंडे में शुक्राणु के प्रवेश में कौन सा अंगक मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पर ऑक्सीसोम, बी दिया गया है न्यूक्लियस, सी दिया गया है लाइसोसोम और डी दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न का सभी लोग को जवाब पता होना चाहिए और मुझे लगता है कि इसका आंसर सभी लोग दे पाएंगे। 67 नंबर प्रश्न का आंसर, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा। सही आंसर लाइसोसोम हो जाएगा। कुछ लोग ने केंद्रक भी इसका आंसर माना है, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इन दो ऑप्शनों में थोड़ा सा विभिन्नता है, थोड़ा सा ये ऑप्शन कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये आप एक बार सर्च कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। हो सकता है इसका केंद्रक भी सही हो। एक प्रकार से अगर जंतुओं या और किसी भी जंतु में देखा जाए तो लाइसोसोम होगा, और अगर हम साधारण मनुष्य की बात करें तो उसमें केंद्रक या लाइसोसोम दोनों ऑप्शन सही हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न में पूछा गया है इनसाइड द सेल H2O2 क्लियरेंस इज द ब्रॉट अबाउट बाई। कोशिका के भीतर H2O2 की निकासी किसके द्वारा होती है? तो पहला दिया गया है पर ऑक्सीसोम विथ एंजाइम एमिनो ऑक्साइड, बी दिया गया है ग्लाइक ऑक्सीसोम विथ द एंजाइम कैटाइज, या डी दिया गया है ग्लाइकोसोम विथ एंजाइम ग्लाइक्सीसोम, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जो है वर्ड थोड़ा सा टफ है दोस्तों, तो आप लोग एक बार ढंग से क्वेश्चन को पढ़िएगा। 68 नंबर प्रश्न है कोशिका के भीतर H2O2 की निकासी किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों कोशिका की जो निकासी होती है वो होती है एंजाइम कैटालेज के साथ पर ऑक्सीसोम। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 68 नंबर माफ करिएगा 69 नंबर प्रश्न है F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम आर प्रेजेंट इन। F1 कण ऑक्सीसोम पाया जाता है। ऑप्शन ए है अंतः प्रदबी जालिका में, बी दिया गया है क्लोरोप्लास्ट में, सी दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया में, डी दिया गया है गाल्जी काय में। चलिए 69 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 69 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 70 नंबर प्रश्न पूछा गया है इन माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्साइडेज इज प्रेजेंट इन। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पाया जाता है, ऑक्सीडेज पाया जाता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज प्रेजेंट आउटर मेम्ब्रेन या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इनर मेम्ब्रेन या मैट्रिक्स। तो 70 नंबर प्रश्न जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भीतरी झिल्ली में, इनर मेम्ब्रेन में। 70 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है इफ़ ए बॉय हैज़ सेक्सुअल करेक्टर ऑफ दैट ऑफ द गर्ल इट द जेनोटाइप वर्ड बी। यदि किसी लड़के में लड़की के लैंगिक लक्षण हो तो उसका जो जेनोटाइप होगा, यदि कोई लड़का हो जिसमें लैंगिक लक्षण, लड़की के लैंगिक लक्षण हो, किसी लड़के में
लड़की का लैंगिक लक्षण हो तो उसको क्या कहते हैं, उसमें जो जीनोटाइप होगा वो कितना होगा, XXYY XO होगा या XXY होगा या XX होगा। 71 नंबर प्रश्न, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी XXY। जो इसमें जीनोटाइप होगा, जो लड़के में जीनोटाइप होगा वो XXY होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए 72 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन क्रोमोसोम्स विच आर द नंबरेड अकॉर्डिंग टू साइज इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति के गुणसूत्र का वह चित्र जिसके आकार के अनुसार क्रमांकित किया जाता है वो क्या कहलाता है, कैरियोटाइप, सिंड्रोम या क्रोमेटिन या फिंगरप्रिंट। 72 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो किसी व्यक्ति के गुणसूत्र का वह चित्र जिसे आकार के अनुसार क्रमांकित किया जाता है तो वो है कैरियोटाइप। क्या है, कैरियोटाइप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, 805 राइबोसोम उपस्थित होता है। 805 राइबोसोम उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए है यूकैरियोटिक सेल, बी दिया गया है प्रोकैरियोटिक कोशिका, सी दिया गया है विषाणु की कोशिका में, या डी दिया गया है साइनो विषाणु की कोशिका में। 805 राइबोसोम कहाँ उपस्थित होता है, तो 805 राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न हम ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, पूछा गया है सेंट्रियोल का कार्य है, सेंट्रियोल फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इस। नंबर 1 है दिया गया है तुर्क तंतु का निर्माण, बी नंबर है कोशिका विभाजन, सी है केंद्रिका का निर्माण और डी दिया गया है कोशिका प्लेट का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, बी नंबर है फॉर्मेशन ऑफ सेल डिवीजन, सी नंबर है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, डी दिया गया फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट्स। तो 74 नंबर प्रश्न जो है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए या तुर्क तंतु का निर्माण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिला एंड फ्लैगिला। सिलिया यानी कि पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैगिला यानी कि सिलिया एवं कोशिका के संगठन का, कोशिकाभिका के संगठन का प्रतिरूप है। 75 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे दोस्तों। सिलिया एवं कोशिकाभिका के संगठन का प्रतिरूप क्या होगा, 9+0, 9+2, 9+1 या 9+3। चलिए 75 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 9+2। राइट आंसर हो जाएगा, इसका संगठन जो हो जाएगा 9+2 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द फ्रेगमेंट एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूटेड बाई सिलिया और कोशिकाभिका के जुड़े तंतु किसके द्वारा गठित होते हैं। पहला ऑप्शन है माइक्रोब्यूटलस यानी सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा, बी नंबर है सूक्ष्म तंतुओं द्वारा और सी नंबर ऑप्शन है सूक्ष्म धागों द्वारा और डी दिया गया है सूक्ष्म बिलाई द्वारा। जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 76 नंबर का, वो क्या हो जाएगा 76 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा। सिलिया और कोशिकाभिका के जुड़े तंतु जो का संगठन होता है वो सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द टर्म ऑफ बेसल बॉडी एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ। शब्द बेसल बॉडी किसके विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सिलिया एवं फ्लैजिला द्वारा, बी नंबर है कोशिका प्लेट, सी नंबर दिया गया है फ्रेगमोप्लास्ट द्वारा और डी दिया गया है काइनेटोकोर द्वारा। 77 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। 77 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिलिया एवं फ्लैजिला द्वारा। तो 77 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप
विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सबके लिए मैं इसी प्रकार से क्लास लाता रहता हूं। बीएससी की सभी क्लास चलती हैं और जल्द ही जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा 25 मार्च से आप लोग का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। 25 मार्च से हम आप लोग का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर की क्लास जो है 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। 78 नंबर प्रश्न, जहां पर आप लोग को स्टार्टिंग से एमसीक्यू और रिटन दोनों पैटर्न पर अच्छी तैयारी कराई जाएगी। पीडीएफ भी अवेलेबल है, आपको पीडीएफ भी मिलता है, ठीक है, और टाइम से आपको क्लास भी दिया जाएगा। हमारे चैनल पर आपको सभी क्लास मिलेंगी। बीएससी की मैथ की क्लास जल्द ही स्टार्ट होगी सेकंड सेमेस्टर की, फिजिक्स की क्लास भी होगी, केमिस्ट्री की क्लास आपको मिलती ही है, जूलॉजी की क्लास मिलती है, बॉटनी की क्लास मिलती है, और इसके साथ साथ माइनर की भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है इन्वायरमेंटल, उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो जल्द ही आप लोग को कराने वाले हैं, और जो आपका माइनर सब्जेक्ट आपने लिया है उस पर भी एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। 78 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे। चलिए, पूछा गया है मास्टर माइंड ऑफ द सेल इज मास्टर, कोशिका का मास्टर माइंड है 78 नंबर प्रश्न। तो कोशिका का जो मास्टर माइंड है वो केंद्रक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कीट की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया किसने देखा। कीट की रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया किसने देखा। हु ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया इन द स्टेट मस्क्यूल्स सेल इन द इन्फेक्ट्स। यानी कि कीट की जो रेखित पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था, तो देखा किसने था, कोलिकर ने देखा था। किसने देखा था, कोलिकर ने देखा था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया है प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोजक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ब्लड मोजिक मॉडल ऑफ बायोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाज पर्पस बाई। 80 नंबर प्रश्न, तो यह सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया था। सिंगर और निकोलसन ने प्लाज्मा झिल्ली का द्रव मोजक मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 80 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, पॉलीसोम इज ए चैन ऑफ। पॉलीसोम एक श्रृंखला है लाइसोसोम की, ऑक्सीसोम की, राइबोसोम की या पिनोसोम की। तो जो पॉलीसोम जो है वो है राइबोसोम की एक श्रृंखला। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 81 नंबर का। चलिए, अगला प्रश्न है 82 नंबर, केंद्रक में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी अपार्चस या क्रोमोसोम्स या लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय या क्रोमोसोम या लाइसोसोम आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रक में क्या होता है दोस्तों, जिन्होंने अभी कोशिका से संबंधित क्लास नहीं पढ़ी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, या मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। कोशिका से संबंधित सभी जो छोटे बड़े पॉइंट हैं, यानी कि शून्य से लेकर के शिखर तक जितना भी आपका टॉपिक है कोशिका से, सेल से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको बता दिया था कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका कितने प्रकार की है, न्यूक्लियस क्या है, गाल्जी काय क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इनमें अंतर क्या है, ये सारी चीज़ मैंने डिस्कस कर दी थी दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा। 82 नंबर प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्रक में जो होता है वो क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न पूछा गया, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसोम विच कंसिस्ट ऑफ। गुणसूत्र न्यूक्लियोसोम से बने होते हैं जिनमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया डीएनए, बी दिया गया न्यूक्लिक एसिड के एक्टोमेरिक कोर पर लिप्टा हिस्टोन या हिस्टोन के एक्टोमेरिक कोर पर लिप्टा डीएनए। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 83 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 83 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिस्टोन के एक्टोमेरिक कोर पर लिप्टा डीएनए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए,
अगला प्रश्न है थायमीन इज ए, थायमीन क्या है? एक एंजाइम है, विटामिन है, या पिरामिडीन है, या प्यूरिन है? जल्दी से बताइए थायमीन क्या है। सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे थायमीन क्या है। 84 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग। 84 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग का आंसर आना चाहिए। थायमीन से सभी लोग परिचित होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर मैं आप लोग को नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि सभी लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं, एंजाइम, विटामिन, या पिरिमिडीन, या प्यूरिन। चलिए, डीएनए किसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर आप क्लास के बाद बताएंगे, या आप अभी बता सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट के आधार पर इसका आंसर किया जाएगा। बल्कि बहुत ही आसान प्रश्न है और ये मैंने आप लोग को पढ़ाया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न दिया गया है, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी वाज प्रपोज बाय, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था। चलिए 86 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 86 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए कि एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीडल एवं टाटम द्वारा। बीडल और टाटम ने एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित संरचना किसके द्वारा दी गई थी। सभी लोग को पता होना चाहिए 87 नंबर प्रश्न का आंसर। डीएनए की जो द्विगुणित संरचना है वो वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, डीएनए इज मेनली लोकेटेड इनसाइड, डीएनए मुख्य रूप से अंदर स्थित होता है कोश या केंद्रिका के, केंद्र के, माइटोकॉन्ड्रिया के, या माइटोकॉन्ड्रिया एवं केंद्रक के। आपको बताना है डीएनए मुख्य रूप से अंदर स्थित होता है। 88 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो होता है केंद्रक के। किसके? केंद्रक के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस। चलेंगे अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 89 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, द टाइप ऑफ द कोलिंग इन डीएनए। डीएनए के कुंडल का एक प्रकार है, डीएनए के कुंडलन का एक प्रकार है। पहला दिया है वक्रीय, बी दिया गया है वार्मावर्त, सी दिया गया है विलोम, और डी दिया गया है दक्षिणावर्त। आपको बताना है कि डीएनए के कुंडलन का प्रकार क्या होगा। ऑप्शन ए है वक्रीय, बी दिया गया वार्मावर्त, सी दिया गया विलोमावर्त, और डी दिया दक्षिणावर्त। चलिए 89 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डीएनए के कुंडलन का जो प्रकार है वो दक्षिणावर्त है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 89 नंबर प्रश्न का। 90 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, इफ द डीएनए स्ट्रैंड हैज़ द नाइट्रोजीनियस बेस सीक्वेंस ATTGCC द mRNA विल बी। यदि एक डीएनए के एक श्रृंखला में नाइट्रोजीन्स क्षार का क्रम जो हो जाए वो ATGCC है, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा। 90 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो 90 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही 90 नंबर क्वेश्चन का। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, क्रोमोसोम का संघनन होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स इन। क्रोमोसोम्स का संघनन जो होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया है प्रथम अवस्था, बी दिया गया है द्वितीय पूर्वावस्था, सी दिया गया है पश्चावस्था, और डी दिया गया मध्यावस्था। 90 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो 90 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं, माफ करिएगा, 91 नंबर प्रश्न का। तो 91 नंबर प्रश्न है क्रोमोसोम्स का संघनन। तो 91 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम पूर्वावस्था। क्या हो जाएगा, प्रथम पूर्वावस्था। 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 92 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे, स्पंडलन उपकरण समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में बनता है। स्पंडलन अपर्चर्स इज फॉर्मेड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ
मिटोसिस। ऑप्शन ए दिया गया है पूर्वावस्था, बी दिया गया है मध्यावस्था, सी दिया गया है पश्चावस्था और डी दिया गया है शीर्षावस्था। तो 92 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वावस्था। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 93 नंबर प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे? पूछा गया है कि कोशिका चक्र के G1 एंड G2 उपावस्था के मध्य कौन सी उपावस्था आती है? 93 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो कोशिका चक्र के G1 एंड G2 उपावस्था के मध्य जो होती है वो आती है S उपावस्था। क्या आती है? S उपावस्था आती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन होता है, मिटोसिस अकर्स दैहिक कोशिकाओं में या जनन कोशिकाओं में या प्रौढ़ कोशिकाओं में या उपरोक्त सभी में? 94 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो 94 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। समसूत्री विभाजन में दैहिक कोशिकाओं में भी होता है, जनन कोशिकाओं में होता है, प्रौढ़ कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 95 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, ड्यूरिंग द मियोसिस द क्रोमोसोम्स नंबर इज। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र की संख्या होती है। ए है घटकर आधी, बी दिया गया है सामान, सी दिया गया है एक चौड़ाई और डी दिया गया है दुगुनी। तो 95 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? घटकर आधी। समसूत्री विभाजन के अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो घटकर आधी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो उसका सही आंसर हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 96 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सिनेपिप्सस पाई जाती है। ऑप्शन ए है तनु सूत्रावस्था, बी दिया गया है युग्म सूत्रावस्था, सी दिया गया है स्थूल सूत्रावस्था और डी दिया गया है द्विसूत्रावस्था। तो 96 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग्म सूत्रावस्था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 97 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे, पूछा गया है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड्स द डिफरेंट प्लॉस ड्यू टू। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र किसके कारण अलग अलग ध्रुवों पर चलते जाते हैं? 97 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनेसिस के दौरान। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र साइटोकाइनेसिस के कारण अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी 97 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 98 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज। कोशिका द्रव का विभाजन क्या कहलाता है? तो कोशिका चक्र का कोशिका द्रव का जो विभाजन होता है वो क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन, मिटोसिस या स्नाइसिस यानी युग्म सूत्री विभाजन, या साइटोकाइनेसिस या कैरियोकाइनेसिस। तो आपको बताना है 98 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। कोशिका द्रव का विभाजन क्या कहलाता है? तो कोशिका द्रव का जो विभाजन होता है दोस्तों वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनेसिस कहलाता है कोशिका द्रव का विभाजन। ठीक है, चलिए 99 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? बाल्ब ये नई वलय पाई जाती है। पहला दिया गया है ऑप्शन नंबर ए हेट्रोसोम, बी दिया गया है लैप ब्रश क्रोमोसोम, सी दिया गया है ऑटोसोम या डी नंबर दिया गया है पॉलीटीन क्रोमोसोम। 99 नंबर प्रश्न। तो 99 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैप बुश क्रोमोसोम। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। इस प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न है, पूछा गया है आपसे कि मेंडेलियन कारक एज दौरान पृथक होता है। पाश्चावस्था प्रथम, पाश्चावस्था द्वितीय, द्विसूत्रावस्था, युग्म सूत्रावस्था। चलिए आंसर करेंगे 100 नंबर क्वेश्चन का। 100 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाश्चावस्था द्वितीय।
इस प्रकार से 100 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आज हमने कानपुर यूनिवर्सिटी की संपूर्ण पेपर का एनालिसिस कर दिया है, यानी कि ये एक प्रकार से सॉल्व पेपर था, आप सबके लिए सॉल्व पेपर था। और जिनका पेपर हो चुका है, जिन्होंने ये पेपर दिया है, उनका आंसर की, उनका जो है ये आंसर की है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा, कितना सही है कितना गलत है। जिन लोगों ने अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो अब क्लास समाप्त होते समय कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्लास के बारे में कि आज की ये क्लास आप सबके लिए कैसी रही और आप लोगों ने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, आज के इस क्वेश्चन पेपर में कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चलते चलते इस क्लास के समापन में आप सबसे एक निवेदन करेंगे। दोस्तों सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास देख रहे हैं, रोज़ रात 8 बजे आपकी क्लास होती है केमिस्ट्री की। सभी लोग रोज़ रात 8 बजे लाइव आ जाया करिए। जब भी क्लास का समय हो आप सबके पास नोटिफिकेशन मिल जाता है, चाहे वो टेलीग्राम से जुड़े हों, जितने बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर वहां से आप सब लोग किसी का तारीखी ओपन नहीं हो पा रहा है तो आप सब लोग सर्च कर लिया करिए SP स्टडी चैनल फर्स्ट। ठीक है, और वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे चैनल, आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है क्लास का। फिलहाल क्लास का नोटिफिकेशन जैसे ही मिलता है आप लोग क्लास ज्वाइन करिए और क्लास के समय आप लोग क्लास में थोड़ा बातें कम करिए, डिस्कशन कम करिए, बस जो आपसे पूछा जाए उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लास्ट में आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों SP स्टडी पॉइंट बिल्कुल मुफ्त में आप सब लोग तक क्लास पहुंचाता है और PDF भी बिल्कुल मुफ्त में आपको प्रदान होता है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि क्लास का भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।